नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, राजस्थान बिजली विभाग की ओर से दोस्तों आईटीआई साथियों के लिए 2163 पदों पर जो है भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दोस्तों इसमें जो मेन एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 70% जो मार्जिन होता है वो इलेक्ट्रिकल का होता है। दोस्तों हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है दोस्तों ब्रह्मास्त्र। उसमें अपन जो यहाँ पर 3000 प्लस जो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इनमें दोस्तों कौन से क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, आज से 5 से 10 सालों में 15 सालों में जितने भी आईटीआई के एग्जाम हुए हैं, टेक्निकल के एग्जाम हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन पेपरों को दोस्तों अपन यहाँ पर सोल्व करने वाले। 3000 प्लस यहाँ पर जो अपने क्वेश्चंस रहने वाले। साथियों पहला क्वेश्चन है अपन यहाँ पर, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका हवा। साथियों ये जो पेपर आप देख रहे हैं जेवीएनएल इलेक्ट्रिकल 120 मिनट का यानी कि ड्यूरेशन यहाँ पर टाइम रखा गया था, जो कि 2018 का पेपर है। 23/8/2018 का पेपर है दोस्तों, सुबह 8:30 बजे वाली शिफ्ट का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर अनुपात पूछा गया है, तो आपको एक फॉर्मूला दोस्तों याद होगा, पावर बराबर V²/R। जब भी आपको इस प्रकार का जो है क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको बिल्कुल सिंपली आपको इसको क्या करना होगा साथियों, V² यानी कि 250 को आपको जो है स्क्वायर करना है और यहाँ किसके संक्षेप में करना है 500 के, और दूसरा क्या है आपका 250 का स्क्वायर आपको करना है, और दूसरा नीचे क्या है आपका 200 वाट है। ठीक है। ये तो और क्या होगा आपका R आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइडेशन करोगे तो आपके सामने आएगा 125/312। ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे 312, तो इसको तो काटोगे आप तो 2:5 आपका यहाँ पर राइट आंसर आने वाला है। दोस्तों आगे ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल अपन करने वाले ताकि आपको जो सारे कुछ डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। साथियों अगला क्वेश्चन है, किस कंडक्टर में किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। दोस्तों किसकी वजह से जो है वहां पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसका जो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। साथियों रेजिस्टेंस की वजह से यानी कि प्रतिरोध की वजह से जो है यहाँ पर जो क्या होती है ऊष्मा उत्पन्न होती है। दोस्तों इसी प्रकार का पैटर्न आपका रहने वाला है। दोस्तों 3000 प्लस आप क्वेश्चन जब कर लोगे तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोकने वाला 100 क्वेश्चन वहां पर आपको करने के लिए। ठीक है। आपके 100 क्वेश्चन आराम से आपको प्रीवियस जो ओल्ड पेपर है वहां से आपको पुटअप हो ही जाएंगे। इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। दोस्तों ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका इंडक्टर। ठीक है। किसके समकक्ष में चुंबकीय फील्ड के रूप में, तो क्या हो गया आपका इंडक्टर होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्यूज वायर का मूल्यांकन किसके संदर्भ में किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, किसके संदर्भ में किया जाता है, एम्पेयर के संदर्भ में, यानी कि कितने एम्पेयर का आपको जो है वायर यहाँ पर लगाना होता है। ये आप देखते हो ना भैया, कितने एम्पेयर का लोड है और आपको कितने एम्पेयर का यहाँ पर वायर लगाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्किट में 300 ओम का रेजिस्टेंस 2 एम्पेयर का करंट ले जाता है, तो पूरे रेजिस्टेंस का वोल्टेज ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। दोस्तों आपको वोल्टेज पूछा गया है, यहाँ पर आपके पास R कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 33 ओम है। कितना है 33 ओम है, और आपका यहाँ पर जो है धारा कितनी है, I कितनी, यानी कि धारा को क्या करते हैं दोस्तों I से दर्शाते हैं। I कितनी आपके पास 2 एम्पियर है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला मालूम है दोस्तों, V/IR। दोस्तों इसको आप रट लीजिए, V बराबर क्या होता है IR होता है। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है वोल्टेज, यानी कि V आपसे पूछा गया है, तो आपको 33 गुना यानी कि आपको धारा गुना रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर गुणा कर देना है, तो आपको राइट आंसर क्या होने वाला है 66। कौन सा आंसर आपका C। ठीक है। बिल्कुल इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है। लेवल जो रहने वाला है आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि कौन सा आपका कितना लेवल आपका यहाँ पर रहने वाला है। साथियों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है। तो यहाँ पर जो है क्या आपका राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर होगा आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसमें डी। क्या होगा, पावर संयोजक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये पावर संयोजक होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 8 नंबर का, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। दोस्तों कितना है 0.2 ओम है, इसकी लंबाई क्या कर दी अपन ने, दोगुनी कर दी। तो साथियों आपको मालूम है यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर जो है लंबाई इसकी दोगुना कर दी, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है। क्या करती है साथियों हस्तांतरित, वो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित करती है। साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। आप चाहो तो एडवांस पढ़ लो, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार के जो नॉर्मल मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों यही आपसे वहां पर पूछे जाएंगे। एक ही विद्युत
प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एक एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 50% आपका यहाँ पर होना चाहिए। एक नारंगी काला भूरा बैंगनी रंग का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इसकी एक सारणी होती है दोस्तों, जिसको आपको याद करना होता है। उसकी जो ट्रिक है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इससे जो है आप इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे आपको सोल्व करना है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, नारंगी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? नारंगी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नारंगी का कितना होता है साथियों? 3 होता है। किसमें होता है? काला बुरा। देखो यहाँ पर नारंगी यानी कि ऑरेंज हो गया, तो ऑरेंज कितना हो गया? 0 से शुरुआत करते हैं, 0 1 2 और 3, ठीक है। इस हिसाब से स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। इसकी अपन एक शॉर्टकट वीडियो लाएंगे दोस्तों 2 से 3 मिनट की, जिसमें आपको जो है पूरी सारणी बताएंगे, टेबल। और बिल्कुल ये ट्रिक है दोस्तों, तुरंत आप जो इसका आंसर दे सकते हो बिना कोई टेबल याद किए। बिल्कुल एक शॉर्ट बस केवल आपको एक बार समझना है उस टेबल को कि किस हिसाब से उसमें जो है काउंटिंग होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें ऑरेंज कितना है? 3 यानी कि इसमें जो राइट आंसर होने वाला है या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, डी होगा, ठीक है। सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? तीसरा क्या है? काला है। तो काला केस पे है, फर्स्ट में ही है, यानी कि 0 आएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र इनमें से कौन से संगठन का एक मानक संकेत है? तो कौन सा संगठन है दोस्तों? ये इसको बोलते हैं दोस्तों लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या बोलते हैं? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इसको बोला जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। साथियों सारे ऑफिशियल क्वेश्चन है। एक बंद सर्किट में बैटरी के 2 टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या है? टर्मिनल वोल्टेज उसको कहा जाता है। एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है? पोटेंशियोमीटर से अलग है, इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसमें उच्च वोल्टेज रेटिंग होती। क्या होती है? इसमें उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है। साथियों अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का आपका। किरचॉफ के करंट के नियम अनुसार, क्या मतलब करंट यानी कि धारा नियम के अनुसार, एक सामूहिक पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों आपका राइट आंसर? बीजगणितीय योग 0 होता है। आपने पढ़ा होगा धारा नियम 0 होता है। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका। साथियों वीडियो अगर आपको थोड़ी स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को 2 बिंदु के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को 2 बिंदु के बीच स्थानांतरित करने वाले कार्य को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज के 2 रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाता है? तो कौन सा बनाता है? वो वोल्टेज डिवाइडर। कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो साथ यहाँ पर कितने होते हैं आपके? 29 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्ती डीसी में बदलता है? तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका चॉपर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शब्दावली में एससीआर का विस्तार क्या है? दोस्तों यहाँ पर इसका क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका जो राइट आंसर होने वाला है। एक एससीआर में पीएन जंक्शन होते हैं। एक एससीआर में दोस्तों कितने पीएन जंक्शन होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 3 जो है पीएन जंक्शन यहाँ पर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक चिन्ह है? तो यहाँ पर जो इसके लिए पूछा गया कि भैया जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये किसका सिंबल है? तो एन चैनल मोसफेट का दोस्तों ये सिंबल है। किसका है? एन चैनल मोसफेट का। अगला क्वेश्चन है साथियों, एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका एक फेज 3 वायर सिस्टम।
ऐसे सिस्टम में वो चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का सेवन करता है किस नाम से जाना जाता है। साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका स्किन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है साथियों, पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है। पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका सीबेक प्रभाव का दोस्तों ये पेल्टियर प्रभाव विलोम है। एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों जो आपके घर की प्रेस होती है उसमें माइका किस लिए लगाया जाता है, तो एक इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्थायी चुंबक चल कॉइल उपकरण में विक्षेपण टॉर्क किसके समानुपात में होता है। विक्षेपण टॉर्क होता है वो किसके समानुपात में होता है दोस्तों, इन सब यानी कि वायु अंतराल में फ्लक्स, तारे के टर्न की संख्या के बराबर, कॉइल में होकर गुजरने वाली धारा और प्रभावी कॉइल क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल क्या है। स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल क्या है। तो राइट आंसर होगा आपका यूनिफॉर्म है। साथ ही इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आपको जो है दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वहां पर देखने को मिलने वाला है। गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा डी, नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके। नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला वो है उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध यानी कि हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पर जो है मेगर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है थोड़ी टफ लग रही होगी, समझता हूँ, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार की लैंग्वेज है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपको सरल लैंग्वेज में निमी एनके आरपी से अगर पढ़ाने लग जाऊं तो दोस्तों वहां पर आपको पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन दोस्तों एग्जाम में वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसलिए एग्जाम की जो लैंग्वेज है, पेपर की जो लैंग्वेज है, वही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत लगेगी, लेकिन दोस्तों अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो जब आपको पेपर में देखेगा क्वेश्चन तो दोस्तों आप जल्दी उसको टिक लगा दोगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन बाद में अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि टफ तो होता ही है एग्जाम है ना, लैंग्वेज इसकी थोड़ी टफ होती है। यदि ध्रुव की संख्या 4 क्या है, ध्रुवों की संख्या 4 है और 300 आरपीएम की गति है, तो एक सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है पूछा गया है। साथ ही इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 120 इंटू एफ। क्या होता है 120 इंटू एफ, ये आपका फिक्स फॉर्मूला है। यहाँ पर पी और यहाँ पर क्या होता है एन। अब साथियों अपने पास एन क्या है, इसकी आरपीएम है, ठीक है। पी क्या है, पोल की संख्या है, ठीक है। ध्रुवों की संख्या अपने पास क्या है, पी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 50 होती है और 120 हमें दिया गया है। हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये बराबर कितना होगा, 120 इसके नीचे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। पी कितना है आपके पास, 4 है, यानी कि ठीक है। पोल कितना है, 4 है। और आपका जो है आरपीएम स्पीड कितनी है, 300 की है, तो आपका कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है। 1200 बटा 120, तो आप यहाँ पर जो है डिवाइडेशन करोगे तो राइट आंसर क्या होगा आपका 10 हर्ट्ज जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिभ्रमण से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रिक डिग्रीज की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर कितनी होगी आपकी 1080 होगी। साथियों अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बिजली के जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रेरित ईएमएफ की दिशा। क्या है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा। एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग्स कितने होंगे। तो स्लिप रिंग की संख्या दोस्तों अल्टरनेटर में डीसी आपूर्ति के लिए यहाँ पर कितनी होगी, तो यहाँ पर कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी। अगला क्वेश्चन साथियों आपका एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो ये एक्सीटर से आपूर्ति लेता है, ये तो भैया सही है। ये एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल नहीं करता। अल्टरनेटर क्या करता है कि ओनली फॉर एसी करता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र गुणन करता है, बिल्कुल सही है। आर्मेचर स्थिर रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसी और डीसी दोनों उत्पन्न नहीं करता है, केवल एसी ही करता है। अगला क्वेश्चन है आपका इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है। साथियों तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, रिलक्टेंस मोटर।
तो अगला क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर से किसके लिए प्रयोग की जाती है? दोस्तों किसके लिए प्रयोग करते हैं अपन डैम्पर वाइंडिंग? ए और बी, स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए और हंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए। इंडक्शन मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल द्वारा सीमित होती है। किसके द्वारा सीमित होती है दोस्तों? वाइंडेज और घर्षण के द्वारा सीमित होती है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर स्क्वालिंग टाइमिंग के लिए प्रयुक्त करते हैं। दोस्तों किसके लिए? रिएक्टेंस मोटर के लिए। एक डीसी मशीन में आर्मेचर के ऊपर हानियां कुल पूर्ण बार हानियों के लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 30 से 40% यहाँ पर आपकी होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, वार्ड लियोनार्डो कंट्रोल मुख्यतः एक ऐसी पद्धति है जिसमें क्या किया जाता है? आर्मेचर उल्टा को पद्धति है। क्या होते हैं? आर्मेचर उल्टा पद्धति है। कक्षा 3 सिरे में कैपेसिटर के ढाकता हुआ के रूप में उपयोग करने वाले सबसे आम यौगिक क्या है? दोस्तों क्या है? बेरियम टाइटेनिक। डीसी शंट मोटर भी कहलाती है। कौन सी मोटर है दोस्तों डीसी शंट मोटर कहलाती है? इसका जो राइट आंसर है आपका ए। नियतांक फ्लक्स मोटर जो होती है वो क्या कहलाती है? डीसी शंट मोटर भी यहाँ पर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि ई डीसी वोल्टेज का बेक ईएमएफ है और वी टर्मिनल उल्टा है तो अधिकतम शक्ति की स्थिति क्या होगी? तो क्या होगी? ई बराबर वी अपॉन टी। यदि एक डीसी मोटर की लोड रहित चाल 1350 आरपीएम है और पूर्ण लोड पर चाल 1150 आरपीएम है तो इसकी ओर्ता नियमन साथियों क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है? वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि वोल्टेज नियमन यहाँ पर पूछा गया है। साथियों आपको यहाँ पर देखना होगा बिना लोड पे कितनी है? 1350 है। कितनी है? 1350 है। बिना लोड पे आपकी कितनी है? 1350 है। माइनस करनी है आपको कितनी? 1150, क्योंकि किस पे हो? लोड पे। तो वही नीचे लोड पे आपको क्या करना होगा? 1150 करना होगा। कितना आएगा आपका? 200/1150। आपको इससे 100 से गुणा कर देना है तो परसेंटेज के लिए। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 17.39। ठीक है, क्या करना है? लोड रहित और लोड पे और वही लोड पे। ठीक है, यानी कि N1 माइनस N2 अपॉन N2 इस हिसाब से वो करना है, जैसे आपकी स्लिप यहाँ पर निकल जाएगी। साथियों अगला क्वेश्चन है, एक डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट विशेषताएं क्या होती है? तो यहाँ पर क्या होती है आपकी? आयताकार अति परवलयीय होती है। क्या होती है? आयताकार अति परवलयीय होती है। कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग हेतु उपयुक्त होती है? तो कौन सा है? शंट मोटर होती है जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंपों में प्रयोग की जाती है। साथियों इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं लैंग्वेज थोड़ी टफ आपको लग रही होगी, है ना, लेकिन आपको इनको अच्छे से देखना है। जिसे आप देखोगे थोड़े 1-2 पेपर सोल्व करोगे तो आपको आसानी लगने लगेगी। डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर उल्टा नियंत्रण पद्धति अथवा रेस्टोटिक नियंत्रण पद्धति में परिवर्तनीय प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? वो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 51 नंबर का, उच्च चाल वाले अल्टरनेटरों अथवा टर्बो अल्टरनेटरों के लिए सामान्यतः किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किस प्रकार का रोटर प्रयोग करेंगे अपन दोस्तों? स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर होगा आपका आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर की प्रतिक्रिया प्रतिरोध का बराबर होता है। कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर में कलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात आधा उलट दी जाती है। तो कौन सी होती है? वो कम्यूटेटर होती है दोस्तों, है ना। शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपको शेडिंग कुंडली। घूमता हुआ जो सिंगल फेज मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र शेडिंग कुंडली द्वारा उत्पन्न किया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की
विद्युतीय आपूर्ति पर चल सकती है। तो कौन सी दोस्तों वो इनर्शियल मोटर होती है। निम्न में से किस एकल फेज मोटर में रोटर में कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होती। किसमें तो दोस्तों हिस्टैरिसीस मोटर में कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होती है। साथ ही यहाँ पर जो इसमें अपन सारा टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा पार्ट इस पेपर में एक अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की 1/7वें दर चाल से चलने की प्रवृत्ति दर्शाने वाली घटना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहते हैं अपन, क्रोलिंग कहते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर किससे बना होता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा क्रोम स्टील से। किससे बना होता है, क्रोम स्टील से जो है बना होता है। अगला क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर में क्रोलिंग मुख्यतः किसके कारण होती है। तो किसके कारण होती है दोस्तों, मोटर में विकसित अनुकंप के कारण। अगला क्वेश्चन है एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में किस प्रकार की वायु प्रयुक्त होती है। तो कौन सी होती है दोस्तों, वह आर्द्रता मुक्त वायु होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक शक्ति उप परिपथ में भार को कितने तक सीमित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों का 3000 वाट के हिसाब से आपको यहाँ पर भार को सीमित किया जाना चाहिए। साथियों अगला क्वेश्चन है भारत में सुरक्षात्मक भू संकर्षण के लिए निम्न में से किस मानक रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर है हरा रंग का तार। आपने देखा होगा अर्थिंग के लिए कौन सा तार प्रयोग करते हैं अपन, अर्थिंग के लिए हरा तार प्रयुक्त करते हैं। अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। तो दोस्तों क्लिट वायरिंग जो है अस्थायी वायरिंग के लिए सबसे बढ़िया पद्धति है। अगला क्वेश्चन है 3 SWG के व्यास की तुल्यांकित मान क्या होगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 5.8928 सॉरी इसका होगा 6.4008 mm। शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज दोस्तों क्या होता है साथियों, 1.5 वोल्ट यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है धारा और वोल्टेज फेज में होने का शक्ति गुणांक क्या होगा। धारा और वोल्टेज फेज में होने पर शक्ति गुणांक क्या होगा दोस्तों, वो क्या कहलाता है आपका यूनिटी पावर फैक्टर कहलाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है ACSR संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। दोस्तों इसकी जो है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो जो तार होता है दोस्तों स्टील का, ये क्या होता है अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करने के लिए। उप सब स्टेशन के विद्युत स्विचयार्ड में बजरी या पत्थर इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आपको मालूम है दोस्तों तेल के रिसाव से आग ना लगे उसके लिए, स्विचयार्ड के भीतर पौधे उगने से रोकने के लिए, वहां पर कोई घास वगैरह ना उगे, यार्ड की कार्य अवस्था सुधारने के लिए और लघु परिपथ त्रुटियों के दौरान स्टेप और स्पर्श विभव घटाने के लिए। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे स्वच्छ क्षेत्रों में सब स्टेशन के इंसुलेटर के लिए कितनी कीपरेज दूरी का सुझाव दिया जाता है। तो यहाँ पर 11 mm पर केवी के हिसाब से। संचरण लाइन के अंतिम सिरे पर या संचरण लाइन के ठीक कोने पर या नदियों के पार करने हेतु संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्राथमिक शक्ति प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका हुआ शंट संधारित्र। साथियों अगला क्वेश्चन है 400 kVA के लिए उप सब स्टेशन में न्यूनतम फेज टू फेज क्लियरेंस क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपको 4200 mm के आसपास यहाँ पर होगा। उप सब स्टेशन में निम्नलिखित में से कौन सा घटक बिना बार वाली अवस्था में उपकरण में विद्यमान किसी भी धारिता आवेश को भूमि में डिस्चार्ज करता है। तो राइट आंसर आपका होगा भू संपर्कन स्विच। दोस्तों जिसे अर्थिंग अपन बोलते हैं वो क्या करता है, चार्ज को जो है सीधा जमीन में ग्राउंड कर देता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है। तो राइट आंसर है इसका इन सब के लिए पर्वतीय क्षेत्र, भूमिगत स्टेशन, बहुत ज्यादा संख्या वाले और ऑफशोर वाले। निम्न में से क्या एक वेक्टर मात्रक है। वेक्टर मात्रक दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो है एक वेक्टर मात्रक है। साथ ही इस पेपर का अपन ने जो यहाँ पर 75 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे कर लिए हैं दोस्तों। आप इसकी स्पीड बढ़ाकर जल्दी जल्दी इसको पूरा कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपन जो यहाँ पर 3000 प्लस यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर पूरे करने वाले। 75 क्वेश्चंस आज हमारे पूरे हो गए। अगला पार्ट दूसरा पार्ट आएगा दोस्तों, इसमें जो है इसके पेपर के बाकी के 75 क्वेश्चन है वो भी अपन उसमें पूरे करने वाले।
इस प्रकार से 3000 प्लस क्वेश्चन अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आपके 100 क्वेश्चन आपको मात्र एग्जाम में आने वाले हैं और आप जो आपकी जॉब वहाँ पर जनरल में दोस्तों पक्की होने वाली है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.